Hello everyone. In previous video we have discussed our third chapter atoms and molecules और हमने उससे मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े न्यूमेरिकल करे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। कुछ क्वेश्चंस और हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो हमने इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन and boron was found by analysis to contain, देखो मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक सैंपल है, ओके, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, और सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है, बोरॉन एंड ऑक्सीजन, और उसमें आपके पास सैंपल का वेट दे रखा है 0.24 और इसमें ऑक्सीजन दे रखी है 0.144 ग्राम एंड बोरॉन दे रखी है 0.096। तो तुम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या है, एक सैंपल है, उस सैंपल का वेट है 0.24 ग्राम, और इस सैंपल में ये बता रहा है क्वेश्चन में कि बोरॉन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सैंपल में बोरॉन और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज बताओ क्या है, किस रेशियो में ये प्रेजेंट है। तो हमने ये प्रीवियस टर्न पे भी ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं, एलिमेंट से, और उस कंपाउंड में हमें एलिमेंट्स के मास परसेंटेज रेशियो पूछा जाए, तो हम कैसे निकालते हैं इसको कि उस पूरे सैंपल का वेट, पूरे सैंपल उस कंपाउंड का कितना वेट है, ठीक है, और उस सिंगल एलिमेंट का कितना वेट है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं इंटू 100 करके, हमारे पास निकल के आ जाता है। देखो इसको करके देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमारे पास सैंपल का वेट कितना है 0.24, गॉट इट। तो इसको हम अगर हम मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन की निकालते हैं तो क्या निकलेगा, मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100। तो मास ऑफ बोरॉन कितना है 0.096, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 इंटू 100, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से इसका मास निकाल लेते हैं, और इसका मास, इसका परसेंटेज रेशियो आता है आपका 40%। तो बोरॉन की कितनी परसेंट है इसमें 40। हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमें न्यूमेरिकल में किसी कंपाउंड का वेट दे रखा है, ठीक है, और उस कंपाउंड में बता रखा है कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है इतने इतने मास लेके, और इस एलिमेंट के मास रेशियो बताओ, इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स का क्या मास रेशियो, क्या मास परसेंटेज है इसमें। तो तुम लोग क्या करोगे, मास परसेंटेज निकालने के लिए कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है बाई मास, तो हम टोटल कंपाउंड का वेट और जो हमारा सिंगल एलिमेंट जो पूछा गया है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास इनटू 100, तो हमें मास परसेंटेज उस एलिमेंट की पता चल जाती है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड का मास नहीं दे रखा है, केवल फॉर्मूला दे रखा है, जैसे हमने पहली भी वीडियो में बताया था कि सपोज कंपाउंड दे रखा है H2O, तो तुमसे कोई पूछता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना है, कितने परसेंटेज में मिलाई गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, बाय मास। तो अब हमें यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला पता है H2O, तो हम यहाँ पर कंपाउंड का पूरा मास निकाल लेंगे। H2O का मास कितना होता है 18 निकल के आता है, तो टोटल कंपाउंड का वेट कितना आ गया 18, और अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो सिंगल हाइड्रोजन का H2 दे रखा है तो 1 इंटू 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 कर लेंगे, ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 कर लेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है जिसमें ये दे रखा है कि एक सैंपल है जिसमें बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, और इस सैंपल का वेट है इतना, तो इतने वेट में बोरॉन की
मास इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, तो मास परसेंटेज कितनी है इसमें बोरोन और ऑक्सीजन की। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे ऐसे ही, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कितनी है 0.144 और टोटल कंपाउंड का वेट कितना है 0.24 इंटू 100, तो इसमें कितना निकल के आ रहा है 60। गॉट इट। तो आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जिसमें आपका एलिमेंट का मास परसेंटेज पूछी गई है। गॉट इट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो पहले हम इस क्वेश्चन में रिएक्शन बना लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस क्वेश्चन में वर्ड्स में लिखा हुआ है कार्बन, इसकी मास भी दे रखा है, कितने ग्राम हमने कार्बन लिया है, कितने ग्राम लिया है 3 ग्राम। 3 ग्राम ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन कितनी ली है 8 ग्राम, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 11 ग्राम। ओके, तो इस क्वेश्चन में when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, then 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Got it? Which law of chemical combination will govern your answer? देखो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन में क्या है 3 ग्राम हमने कार्बन लिया है और 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन ली है, तो 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट। इक्वेशन तो हमारी यही बनेगी। और अगर हम इसका सेकेंड लॉ देखें, देखो दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं कंपाउंड बना रहे हैं CO2, और कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में हमेशा फिक्स रेशियो रहता है बाई मास। ठीक है, तो अगर मैं इसका बाई मास रेशियो देखूं तो देखो, और ये बैलेंस्ड भी है, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो अगर मैं बाई मास देखूं इनका, तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का वेट कितना होता है 16, तो यहाँ पर कितना हो गया 32। अभी इसमें कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 44। इसका मतलब ये है कि जब हम 3 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमेशा 11 ग्राम ही ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कितने भी ग्राम्स में चेंज कर ले, तो 3 ग्राम कार्बन लेने पर हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तभी हमारी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर हम इन दोनों के बीच में रेशियो चेंज कर देंगे तो हमारी 11 ग्राम और वो CO2 का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। जैसा कि मैंने बताया था, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में फिक्स रेशियो रहता है। तो जैसे एक फॉर्मूला है H2O, ठीक है, तो H2O में बाय मास रेशियो देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 1:8। इसका मतलब मेरे को पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:8 रेशियो लेना पड़ेगा, तभी ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इस रेशियो में नहीं लूंगी तो H2 का फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा, अगर मैं रेशियो चेंज कर दूंगी। तो ऐसी इस इक्वेशन में अगर मैं 3 ग्राम्स और 8 ग्राम्स ले रही हूँ तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि कार्बन तो मैं 3 ग्राम ही ले रहा हूँ और लेकिन कितनी ऑक्सीजन ले रहा हूँ 50 ग्राम्स। ठीक है, और तो अगर ऑक्सीजन तो 50 ग्राम्स ले भी लोगे तो भी ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रहेगी, मतलब यहाँ पर कितनी रहेगी
हमें यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 8 ग्राम ही चाहिए। तो जो 42 ग्राम बचेगी वो आपकी अनरिएक्टेड रहेगी, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, तभी 11 ग्राम CO2 आपका बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। देखो कैसे, जब 3 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं और 3 ग्राम कार्बन ले रहे हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है। और क्वेश्चन में 3 ग्राम ही कार्बन ले रहे हैं और वो ये कह रहा है कि अगर हम 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, तो भी यही लॉ फॉलो होगा, लेकिन 50 ग्राम में से केवल 8 ग्राम ही यूज होगी, तभी हमारा CO2 का ये फॉर्मूला बनेगा और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। तो ये लॉ कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन, जो कि ये कहता है कि अगर हमें पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना है तो एलिमेंट्स के बीच में फिक्स्ड रेशियो ही रखना पड़ेगा। गॉट इट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, what are polyatomic ions, give examples। polyatomic ions, थर्ड क्वेश्चन क्या है, what are polyatomic ions। तो polyatomic ions क्या होते हैं, poly वर्ड का मतलब बहुत सारे, एटम्स हो लेकिन उनपे क्या हो, चार्ज। तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, 4-5 एटम्स हो गए, उस पर चार्ज है, तो ये कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक कैटायन, ठीक है। अब हम बोले CO3 2-, तो देखो 3 ऑक्सीजन के एटम, 1 कार्बन का, 4 एटम्स हो गए, तो ये भी क्या हुआ, पॉली एटॉमिक, लेकिन इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये क्या हुआ, एनायन, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। ओके, एक स्टूडेंट्स, एक ये बात है कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कॉमन नेम से जाने जाते हैं। अब वो है तो बने तो केमिकल से ही होंगे, बने तो वो एलिमेंट से ही होंगे, लेकिन उनको कॉमन नेम से, घरेलू नाम से ज्यादा जाना जाता है। जैसे बेकिंग सोडा हुआ, अब कोई तुमसे पूछे बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स बताओ क्या क्या प्रेजेंट है, तो इस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो फॉर्मूला बना है उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल पहला पूछा हुआ है तुमसे, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्विकलाइम, ठीक है। तो जो लाइम होता है ना, लाइम वर्ड, वो कैल्शियम के लिए यूज किया जाता है। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। किसी भी कंपाउंड के, जनरली कंपाउंड्स के 2 नेम्स होते हैं, एक तो केमिकल्स नेम, जिन केमिकल से मिलके बना हुआ है उन केमिकल्स का नेम, और कॉमन नेम। तो देखो अगर मैं लिखूं CaO, तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम क्या हुआ, कौन कौन से केमिकल से मिलके बना है वो उसका केमिकल नेम हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ तो तुम बना लोगे, लेकिन अगर मैं कहूंगी क्विकलाइम का बनाओ, क्विकलाइम इसका कॉमन नेम है। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO। CaO का इसका केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट को पहचानने के लिए मैंने 8th क्लास में ही बताया था, कैपिटल में तुम देख लो, कैल्शियम है एक एलिमेंट और कौन है, ऑक्सीजन। तो 2 एलिमेंट है इसमें, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। सेकेंड है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। देखो अगर ब्रोमीन लिखा होता, ठीक है, तो ब्रोमीन किसे कहते हैं, ब्रोमीन अकेले को कहते हैं, अकेले एलिमेंट को। जब ब्रोमीन किसी के साथ जुड़ जाती है तो वो ब्रोमाइड हो जाती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
HBr। तुम्हें केमिकल फॉर्मूला बनाना लिखना भी बताया है मैंने। अगर इनका सिंबल बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर ये देखो वर्ड्स में लिखा है इनके मुझे सिंबल बनाने हैं, फॉर्मूले बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इन दोनों के सिंबल लिखूंगी, ठीक है, इसके ऊपर इसका चार्ज लिखूंगी, इन चार्ज को इग्नोर कर दूंगी, जब सेम नंबर में होते हैं तो कैंसिल हो गए, फॉर्मूला क्या बन गया, HBr। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 2, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग थर्ड है आपका बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है ये कॉमन नेम है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसका अगर अपन केमिकल नेम देखें तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर, या इसको बेकिंग सोडा कहेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं कहेंगे, बेकिंग सोडा। तो सोडा मतलब सोडियम, और बेकिंग बाई लग गया इसमें कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, NaHCO3। अब इसमें एलिमेंट्स बताओ कौन कौन है, एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो देखो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 एलिमेंट है ना। देखो सोडियम बाई कार्बोनेट, ये अलग अलग ही तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, सोडियम अलग है, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है। एलिमेंट सारे कैपिटल में लिखे होते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम, पहले तो तुम इसका फॉर्मूला बनाओ, तभी तो पहचान पाओगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पहले भी समझा चुकी हूं मैं, इन दोनों के सिंबल लिखो, पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का SO3। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में टेबल बनी हुई है पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, तो इसको ना पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। सल्फेट, सल्फाइड, इनके फॉर्मूले तो एक साथ ही याद करने पड़ते हैं, बाकी तो एलिमेंट्स के तुम कर ही सकते हो, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है हमें, ठीक है, सॉरी SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम का क्या हो गया सिंबल K, सल्फेट का क्या होता है, पूरे सल्फेट का सिंबल होता है SO4, पूरे सल्फेट का। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी लिखते हैं 2 और इसकी क्या होती है 1, ठीक है, पहले लिखा है तो प्लस में होगी। हम चार्जेस तो इसको इग्नोर कर देते, चार्जेस हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होते। अब ये देखो दोनों नंबर अलग अलग है, अलग अलग है, तो अपन क्या कर देंगे, इनको क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, K2SO4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था तुम्हारा ये कि एलिमेंट्स को बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे तभी तो एलिमेंट्स को जान पाएंगे किन किन एलिमेंट से मिलके बना है। तो पोटेशियम सल्फेट, तो K, पोटेशियम का K, पूरे सल्फेट का SO4, ठीक है। तो इस अब कितने एलिमेंट है इसमें, पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। कितने एलिमेंट है, 3। तो ये एलिमेंट्स पहचानने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एलिमेंट पहचानने वाला क्वेश्चन जब भी है तो पहले उनका फॉर्मूला बनाओ, फिर देखो कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। इसमें मोलर मास कह लो या मॉलिक्यूलर मास कह लो, वो निकालना है, ठीक है। तो पहला है आपका C2H2। तुमसे पूछा गया है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है, या मोलर मास। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल ही तो है, इसके मोलर मास बताओ। तो मैंने तुम्हें बताया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, एटम्स के मास का जोड़, एटम के मास का जोड़ कर दो, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। तो देखो
कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। हमें C2H2O पूरे का मास बताना है। तो पूरे का मास कब बता पाएंगे? जब इन एटम्स के मास को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन के एक एटम का मास 12 है, लेकिन यहाँ पर कितने एटम है? 2। तो एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो 1 इंटू 2, तो टोटल मास कितना हो गया? 24 प्लस 2 26 ग्राम्स। एग्जाम में तुम्हें ये एटॉमिक मास दिए गए होंगे। वैसे ही एटॉमिक मास तुम पीरियोडिक टेबल जो मैंने सिखाई थी उससे भी लर्न कर सकते हो। जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनके जस्ट डबल होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर मॉलिक्यूल। अच्छा याद रखना, सल्फर हमेशा ना 8 एटम्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो दूसरा है सल्फर के, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो सल्फर के कितने एटम्स हैं? 8। तो एक सल्फर का मास होता है 32, तो अपन को इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्लस दूसरे एलिमेंट का मास, ऐसे ही तो निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखो 32 इंटू 8, तो कितना हो गया? 256। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस, थर्ड है आपका P4। तो देखो एक फॉस्फोरस का कितना होता है आपका मास? दे रखा है 31 इंटू 4 124। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैंने क्या बताया? एटम्स के मास का प्लस, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। क्लोरीन का गिवन है 35.5, तो प्लस 35.5, कितना निकल के आ गया? 36.5। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो एटम्स के मास को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा है नाइट्रिक एसिड, फिफ्थ है HNO3। देखो हाइड्रोजन का 1, फिर दूसरा एटम शुरू हो गया, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 16 इंटू 3। इंटू कब करते हैं? जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन होते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है? इज इक्वल टू 63। ओके, और बाकी तो ये मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चंस है, वो तुम कर ही लोगे, है ना, क्योंकि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका व्हाट इज द मास ऑफ, मास पूछा गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या होगा? तो 1 मोल, एंड ये 1 ही है, 1 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है, तो हमें पता है मोल्स बराबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो देखो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है? मास पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 4 इंटू इसका मोलर मास होता है 27, निकल जाएगा। ऐसे याद कर लो, एक मोल में कितने एल्यूमिनियम एटम है? 27, तो 4 में कितने होंगे? ठीक है, एक मोल मतलब एक फॉर्मूले में, एक उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 मोल ऑफ Na2SO3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो? 10 मोल दे रखा है इसमें, तो Na2SO4 का पहले तुम मोलर मास निकाल लो। तो इस तो पूरे फॉर्मूले का मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 इंटू 2
प्लस सल्फर का भी देखा था 32 प्लस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया इसमें 126 ग्राम। देखो हमें मोलर मास का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूला दे रखा है ना उस पूरे का मास कितना है, तो इसका पहले हम मोलर मास निकालेंगे। 1 मोल सब्सटेंस का वेट क्या कहलाता है, मोलर मास। तो इसका मास कितना आ गया 126 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना होता है 126 ग्राम। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट होता है, जो फॉर्मूला का लिखा होता है, वो उसका मोलर मास होता है। तो 1 मोल का इतना ग्राम है, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, कितना होगा 126 इंटू 10 1260। ठीक है, और बाकी मैंने तुम्हें करवा दिए थे प्रीवियस वीडियो में, वो कर सकते हो आसानी से। गॉट इट। तो इसके क्वेश्चंस तुम अपनी फेयर नोटबुक में करना, 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज को। गॉट इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उसके बाद 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। थैंक यू।